लोग गाइस देखो, अगर तीन चीज आप कर रहे हो ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक, क्लास क्लास में अगर आप आ रहे हो, ठीक है, क्लास मिस अगर हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लोगे जब रिकॉर्डिंग शेयर होगी। सेकंड चीज, जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ, नोट्स, ये पार्टिकुलर नोट्स अगर आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो ठीक है। थर्ड थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा, जो मैं भेज रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। लास्ट हमारा टेस्ट। ठीक है, तीन चीज अगर आप कर रहे हो, क्लास, जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, और जो आप टेस्ट दे रहे हो, आप जितने भी पार्ट क्वेश्चन है ना, एक पार्टिकुलर टॉपिक पे आप कवर कर रहे हो, तो आप सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक पार्टिकुलर टॉपिक पे, आप क्लास में भी कवर हो जा रहा है, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसमें है, और जो आप जब आप टेस्ट दोगे उसमें भी क्लियर हो रहा है। तो अगर आप तीनों चीज कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है ना। ठीक है, ये सीरियसली करना होगा गाइस, ठीक है बच्चों, ये तीनों चीज आपको करना होगा, है ना। टेस्ट जरूरी है आपके लिए। टेस्ट से डरो मत कि मेरा नंबर कम आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता नंबर कम आ जाता है तो, है ना, 2 दिन नींद नहीं आती, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो, ठीक है। टेस्ट जो है आपको सिखाएगा, ठीक है ना। टेस्ट ही है जो आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाएगा, समझ रहे हो आप लोग। नो वरी, ठीक है, नंबर आते जाते रहते हैं, है ना, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आकाश, नंबर किसी का कम आएगा किसी का ज्यादा आएगा, बट और जो लगातार करता चला गया, कंसिस्टेंसी होना चाहिए पर डे। जो क्लास हो रहा है, नोट्स हो रहा है, और तीन ही चीज तो करना है, नोट्स, क्लास और टेस्ट। और जो क्वेश्चन जो भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आपको जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर नहीं मिलेंगे आपको, समझ रहे हो आप। बुक में वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक पार्टिकुलर बुक से क्वेश्चन नहीं है, ये ना सोचो कि सर कहीं एक बुक से उठा के दे रहे, नो, ऐसा नहीं है वो, कोई एक पार्टिकुलर बुक का वो नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर रिलेटेड है वो, तो आप लोग सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस वाला, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है अनुराग, ओके गाइस, ठीक है ना, सभी लोग सीरियसली ट्राई करना, है ना, सीरियसली क्लास लो और टेस्ट, ठीक है सभी लोग। ओके, ओके स्टार्ट करें हम लोग, यस सर। है ना, ठीक है, ओके। तो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये थ्योरी इसलिए था कि इन्होंने ये बताया, इसका पोस्टुलेट ये था कि मान लो सेंट्रल मेटल था, सेंट्रल मेटल क्या था हमारा, लेविस एसिड था ना, याद है। और यस। लिगेंड क्या थे हमारे, लेविस बेस थे। तो सेंट्रल मेटल जो था हमारा, ये क्या करता था, जैसे लिगेंड जो है अप्रोच कर रहे थे ना सेंट्रल मेटल के पास, आ रहे थे सेकंड लिगेंड ना सेंट्रल मेटल के पास, तो सेंट्रल मेटल जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट कर रहा था। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट कर रहा था इसलिए क्योंकि लिगेंड की टेंडेंसी क्या थी, लोन पेयर डोनेट करना। तो लिगेंड जो है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा था। तो अब अगर आप ये बताओ, सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो लिगेंड से एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो इसलिए सेंट्रल मेटल जो था वो क्या कर रहा था, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट कर रहा था। ये कितने ऑर्बिटल जनरेट कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को, तो सेंट्रल एटम जो था 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट कर रहा था, क्यों, सो दैट लिगेंड जो है अपना लोन पे डोनेट जो करेगा उसे वो एक्सेप्ट कर ले इजिली। ठीक है, तो यही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझ गए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये था कि सेंट्रल एटम और आयन जो था हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कर रहे थे, बना रहे थे, सो दैट लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाए। और बॉन्ड कैसा बन रहा था यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे ये डिपेंड करेगा कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। अगर 5 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मेटल जो है जनरेट करेगा। ठीक है, सो दैट लोन पेयर वहां पे जाके डोनेट कर दे, आसानी से बॉन्ड बन जाए, है ना। ठीक है, लिखिए, हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग बोलो स्टार्ट करें ना। यस। लास्ट में आइसोमेरिज्म होगा सर, ये आपको ओके, ठीक है, नो नो इशू आकाश, है ना। हाँ, मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया था आकाश, याद है।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको क्लिक करना होगा सेव एंड नेक्स्ट। ये ध्यान रखना, टेस्ट में आपसे अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो आपका ऑप्शन सेव नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग, जो भी लोग टेस्ट देंगे, ध्यान रखना, सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक करते जाना। ठीक है, ओके, फाइन। ठीक है, लिखो, पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट फर्स्ट क्या था, देखो फर्स्ट हमारा ये था, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम provides central atom provides hybridized hybridized vacant hybridized vacant orbital hybridized vacant orbital for for accepting for accepting a lone pair lone pair from from various ligand from various ligands from various ligand. The coordinate bond, the coordinate, the coordinate bond, the coordinate bond formation occur, occur between, between, between the vacant orbital, between the vacant orbital, between the vacant orbital of central, between the vacant orbital of central atom via via overlapping of via overlapping via overlapping with fully filled fully filled fully filled orbital of ligand। ligand के पास क्या था, फुली फिल्ड था, क्योंकि वहां पे क्या था, लोन पेयर था, है ना। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ ligand, ligand के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल थे, और मेटल के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल थे, तो दोनों में ओवरलैपिंग हुआ और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप ऊपर कीजिएगा सर थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, सर और ऊपर। हम्म, सर ये लाइन एक बार डिफाइन कर दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ओके राहुल, स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, ओके राहुल। देखो यहाँ पे पोस्टुलेट क्या था, जो भी सेंट्रल एटम थे ना, वो हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट कर रहे थे, सो दैट लोन पेयर जो डोनेट करेगा लिगेंड अपना, उसे एक्सेप्ट कर पाए इजिली। लोन पेयर जो डोनेट करेगा लिगेंड, उसी वैकेंट ऑर्बिटल में तो जाएगा ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। सेकंड देखो, अब आप लोग ये सोच रहे होगे कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ये डिपेंड करेगा कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, number of vacant hybrid, number of vacant hybrid orbitals of central atom, orbitals of central atom depends depends on the coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा, मींस कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, कितने लिगेंड प्रेजेंट है, कितने लिगेंड बॉन्ड बनाए हुए हैं सेंट्रल एटम से, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। सपोज करो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, सपोज दैट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी 2 है,
है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी होगा ना, हाँ या ना, एसपी होगा। यस। और सर इसका कैसे? कैसे, इसलिए कि क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे। स्टेरिक नंबर कितना है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे एक मेटल है और दो लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो आप बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका। एसपी बोल। सर। एसपी। एसपी हुआ ना, ये भी एसपी ये भी एसपी, हाइब्रिडाइजेशन यही हुआ ना इसका, ठीक है, समझ गए। सर sp3 होना चाहिए ना सिंगल बॉन्ड के लिए। कौन बोल रहा, नो 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 नो, अच्छा अच्छा अनचिते, तब आपको हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं स्टेरिक नंबर से। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर। तो सेंट्रल मेटल के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ, बोलो अंचिते। दो। बस हो गया, लोन पेयर है इसके पास, तो जीरो, नो सर। तो टू हो गया। सिग्मा बॉन्ड दो होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। स्टेरिक नंबर तीन होगा तो sp2 हो जाएगा, स्टेरिक नंबर चार होगा तो sp3 हो जाएगा, स्टेरिक नंबर पाँच आएगा तो कितना हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, समझ रहे हो। स्टेरिक नंबर ओके सर। सिक्स हुआ तो sp3d2, ऐसे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है ना, आपको ध्यान रखना होगा, है ना, ठीक है। तो sp का सर ज्योमेट्री कैसा होता है, लिनियर। सर हाँ बोलो। सर स्टेरिक नंबर में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते। नो, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से कोई लेना ही देना नहीं है, तो इसका मतलब कार्बन सीसी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फिर, बोलो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बोलो सर सभी टू लोग बताओ। एसपी 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 होगा, एसपी होगा, केवल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। अब देखो इसका शेप कैसा होगा, लिनियर होगा, ये चीजें केमिकल बॉन्डिंग की है ना। तो हम लोग जब रिवाइज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो उस समय और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो एसपी होगा तो शेप स्ट्रक्चर क्या, कैसा हो जाता है हमारा ज्योमेट्री, लीनियर। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर तीन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर टू है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा थ्री हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। एसपी सर। यस। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल, तीन लिगेंड लगे हैं, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, है ना। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टू और थ्री का यूज नहीं है हमारे लिए कौन कौन से है, फोर एंड सिक्स, कौन कौन से, फोर एंड सिक्स, याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे से, बहुत सारे क्वेश्चन जो देखोगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, सब लोग ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है तो दो हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने पॉसिबल है, दो, कितने हैं, टू। वैसे तो थ्री होता है बट थ्री वाले हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कितने पॉसिबल होते हैं, दो, हमारे लेवल के लिए, ठीक है। वैसे तीन भी होते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चार है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ। एसपी3 सर। यस। एसपी थ्री एक, डी टू एस। यस, एक तो हो सकता है हमारा sp3 और एक हो सकता है हमारा क्या, dsp3। सब लोग ध्यान सुनना, एवरीवन, किसी को डाउट हो उसी समय अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है। तो पांच हो गए। हाँ, सर DSP2 होगा। हाँ dsp2, ठीक है ना। केवल यही दो नहीं होते हैं, एक और होते हैं जो, है ना, हाई लेवल है, ठीक है, ठीक है, फाइन। अब बताओ आप लोग,
अगर sp3 है तो हमारा ज्योमेट्री कैसा होगा, यहाँ लिख लो। टेट्राहेड्रल। यस, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 आता है तो क्या होगा ये, स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर है ना। प्लेनर। यस, स्क्वायर प्लेनर। ग्रेट, है ना। ये चीजें सब याद रखना होगा आपको, है ना। और इसके बाद ध्यान रखना क्या, अगर sp3 आ रही है हाइब्रिडाइजेशन, है ना, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर या आउटर। ये इनर होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, बताओ। सर sp3। ये हमें कैसे पता चलेगा इनर है या आउटर है? ये आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा, क्या डी ऑर्बिटल जो है इनर वाली यूज हुई है कि डी आउटर वाला वाली। तो dsp2 तो इनर। यहाँ पे तो इनर यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सर ये एक बार आउटर बता दें कैसे ऑर्बिटल चेक करेंगे हम? हाइब्रिडाइजेशन से बता रहे, जैसे sp3 है ना, यहाँ पे आपने यूज किया है इनर डी, जैसे यहाँ पे है, ये जो डी यस है ये सर। इनर डी है, अंदर वाली। इसलिए ये यहाँ पे तो डी यूज नहीं किया ना आपने, अंदर वाली यहाँ पे यूज किया, तो ये नो हो जाएगा सर। हमारा इनर ऑर्बिटल। इनर डी यूज ऑर्बिटल। है वो इनर हो जाएगा, जिसमें डी यूज ना वो आउटर हो जाएगा। यहाँ पे जनरलाइज मत करो आप, यहाँ पे इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अलग हो जाएगा, ओके सर। क्योंकि वहां पे डी आएगा बाद में भी। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बस आप ध्यान रखो, अगर dsp2 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, sp3 है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, बोलो। एनीवन। हाई स्पिन। हाई स्पिन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, हाई स्पिन। समझ रहे हो क्यों आप सर? लोग। हाँ, ये नाम क्यों सर इसका? हाई स्पिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और ये क्या होता है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होता है, स्पिन फ्री भी बोल सकते हैं हम लोग। स्पिन फ्री लिख लो, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लो स्पिन। क्या बोलते हैं हम लोग, लो स्पिन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं स्पिन, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्लियर लो है। स्पिन क्यों कहेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे जाता है ना, जब हम सीएफटी में देखेंगे, T2G से ईजी, ईजी ईजी से T2G जब जाता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। जब हायर से लोअर जा रहा है तो वहां पे क्या है, कलर शो होता है। समझ रहे हो, तो एनर्जी जो फोटोन, जिस फोटोन जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा ना हाई में, हाई का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एनर्जी जो होगा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, जब जंप करता है T2G से ईजी या ईजी से T2G। समझ रहे हो आप। हाई स्पिन का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है हाई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये, लो स्पिन मतलब लो एनर्जी। लो एनर्जी कर रहा है। ओके सर। ठीक है, इतना डिटेल कोई जाएगा नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं। आपसे आपसे दे देगा कॉम्प्लेक्स और बोलेगा कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो अगर उसने बोल दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपको अब बैकवर्ड जाना होगा कि हाई स्पिन का मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मीन्स ये sp3 होगा। तो sp3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया। अब इस पे आप निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन। नो सर। सर मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे? वो आगे देखेंगे, अभी आगे देखने वाले हैं। फॉर्मूला होता है √n × n + 2, है ना। और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जो यूज हो रहा है, कौन सा एस कौन सा पी, NS प्लस NPX प्लस NPY प्लस NPZ, NPX NPY प्लस NPZ, है ना। और यहाँ पे यूज हो रहा है, सभी लोग लिखना है यहाँ पे,
n-1 d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ns प्लस npx प्लस npy। ठीक है, आपको ध्यान का रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे d जो यूज होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रखना। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी 1? ये डिपेंड कर एनर्जी लेवल है ना, ये 1 थोड़ी होगा, 1 2 हो सकता है, 3 4 5 6 ऐसा। ठीक है, ये एनर्जी लेवल का कॉन्फ़िगरेशन है। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, क्वांटम नंबर है ये, नहीं सर, मैं प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ क्वांटम। ये एनर्जी लेवल का वो है कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका है sp2 जो है, यहाँ पे d कौन सा यूज हो रहा है, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल है ये। अगर मान लो यहाँ पे n4 है तो ये 3 होगा। अब डी समझ एक्स गए? स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखोगे स्क्वायर प्लेनर का तो कैसा होता है, ऐसे होता है ना, मतलब स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर देखो आप तो ऐसे होता है ना ये। तो आपको जो डी चाहिए वो कैसा चाहिए, जो एक्सिस स्केल ऑन हो। हमको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसीलिए चाहिए एक्सिस स्केल ऑन हो। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कैसा होता है, ऐसे होता है ना ये। समझ गए? जैसे समझ गए। एक्सिस स्केल ऑन होता है ना। ठीक है, ओके गाइस, ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, जब देखोगे तो इस पे क्वेश्चन आ गए हैं कौन सा डी यूज हो रहा है वहां पे। तो याद रखना स्क्वायर प्लेनर में। जनरल इक्वेशन पे सर। हाँ इस पे, केवल इस पे। सर इस हम्म, पे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो एग्जांपल देके बता दीजिएगा। ये दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है, कौन सा डी यूज हो रहा है, तो मैंने लिख दिया, बस यही आपको टिक करना है इसी पे, ओके सर। है ना। और क्वेश्चन जो है जो मैं भेज रहा हूँ ना आपको उसी पे है, जो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ रहे हो ना आप लोग? तो क्वेश्चन जरूर किया करो सभी लोग, जितने भी क्वेश्चन हो, है ना, 40 50 जितने भी हो, है ना। इसमें हो गया ना सबको, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन, है ना। हाई स्पिन का मतलब यह यहाँ पे ये होता है कि मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हाई हाई स्पिन होता है। ठीक है, लो स्पिन का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, अनपेयर्ड नहीं होते, सभी क्या होते हैं, पेयर्ड ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनी और? हाँ। अच्छा रिपीट देखो राहुल, sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका तो हमें उसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वहां पे स्पिन कौन सा होगा, हाई स्पिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और ये एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर मूवमेंट होगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा हमारा, टेट्राहेड्रल होती है। अगर DsP2 आएगा अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, DsP2, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन। लो स्पिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और लो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे। अगर जंप करता है या लो एनर्जी से हाई एनर्जी आता है तो लो कम एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा ये। ठीक है, और इसे ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसे, है ना। और आपको ध्यान क्या देना है, स्क्वायर प्लेनर, इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन, ये तीन चीज, और ये डी। समझ गए? और इसमें क्या, टेट्राइडल, आउटर और हाई, और ये चीज है NS NPX NPY प्लस NPZ। क्लियर है? हाई स्पिन, लो स्पिन, आउटर, इनर, ज्योमेट्री एंड कौन सा डी यूज हो रहा है, ये चीजें आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो चिराग पोस्टुलेट बी जो था, देखो ये डिपेंड करेगा कितने लिगेंड जो हैं सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहे हैं। समझ रहे हो चिराग? अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब ये हुआ यहाँ पे 2 लिगेंड प्रेजेंट है,
ठीक है, तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। मेटल जो होगा दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेगा मेटल। क्यों? क्योंकि 3 लिगेंड आ रहे हैं और 3 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। समझ गए? 4 है तो 4 चाहिए। ठीक है, क्लियर है चिराग आपको? वो अलग चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग वीक से फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रॉन्ग वीक से यही फर्क पड़ेगा कि पेयरिंग होगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ा। ठीक है सर ये सर। आप वाइट में लिखा है वो बता दीजिए, मैंने रिटर्न करा था। कौन सा व्हाइट कलर जो लिखा है? कौन सा व्हाइट? ये वाला? डी एक्सपेयर, हाँ सर, और ऊपर में भी क्या है मतलब। यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, जो डी लिखा हुआ है ना ऊपर देखो, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, ये वाली कौन सी डी यूज हम लोग यूज कर रहे हैं? D5 को होता है ना, पता है ना? D5 को होता है, DXY DYZ DZX और हाँ डी तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डी यूज करते हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब ठीक सर है, जब DSP2 वाली हाइब्रिडाइजेशन यूज होती है तो ये चीज यूज होती है, तो ये ऐसे याद रखना। हाँ हाँ वैसे कर सकते हैं। जैसे वहां पे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर होता है ना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। फाइन। सर ये इस इक्वेशन में लास्ट में जो एन पी वाई लिखा है, एन सबस्क्रिप्ट में है या एन मल्टीप्लाई में है? ये एन जो है एनर्जी लेवल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है ना। अगर एन यहाँ पे 4 है तो 3D 4, 3D 4, 3D 10, 4S2 4P6 ऐसे होगा। समझ गए? है ना? यस एन सर। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक से, चिराग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग होकर DSP2 हो जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब ना। अभी तो आपको ये आइडिया रखना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हो रहा है तो वहां पे कैसे करोगे कि यहाँ पे DSP2 हो रहा है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग के चलते वैकेंट डी क्या जनरेट हो जाता है। वैकेंट डी जनरेट होने के चलते इनर डी, तो वहां पे हमारा स्क्वायर प्लेनर आ जाता है। वहां पे रोल है इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का। अभी के लिए अगर हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है आपका तो आउटर होगा, DSP2 आ रहा है तो इनर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? ओके। ओके चिराग, अभी स्ट्रॉन्ग और वीक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक तो जब क्वेश्चन आएगा तब प्ले होगा ना उसका रोल। स्ट्रॉन्ग वीक का रोल क्या है? पेयरिंग कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा, है ना? ठीक है, अब चलो हम लोग, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो यहाँ पे भी दो को पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, SP3D2 और D2SP3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो क्या हो सकता है बताओ? SP3D तो या हो सकता है DSP3। ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा, बस ध्यान रखना इसे। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री होगा, क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। और यहाँ पे डी जो यूज होगा ध्यान रखना, इसका हम लोग यूज करते हैं NS+NPX+NPY+NPZ+, जो यहाँ पे डी यूज होता है, डी होगा हमारा NDZ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे नीचे में, और अगर DSP3 है
DsP3 होगा तो हमारा दिखेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसा दिखता है, देखो। अगर मान लो एम है, लिगेंड ट्राइंगुलर कर दो ऐसे, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल और यहाँ पे एल, ठीक है। कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया ना, ठीक है, देखो, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, ठीक है। ओके आकाश, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो डी यूज होगा, यहाँ पे डी लिखो, स्क्वायर पिरामिडल में डी यूज होता है हमारा n-1 dx² - y² प्लस NS प्लस NP3। तो ये हमारा किसका हो गया, जब डी जो है इनर डी यूज हो रहा है यहाँ पे, इसे हम इसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, ठीक है। लिख लो आप लोग, इसे हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लो स्पिन, ठीक है, क्योंकि इनर डी यूज हुआ है यहाँ पे, इनर डी। और यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारा आउटर, ये है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है आउटर ना। कैसे, ये बाहर है इसलिए। हम्म हम्म। ये चीजें आपको जब एग्जांपल में करूंगा ना 5-6, तो उससे आइडिया लगेगा कौन सा डी अंदर हो रहा है, कौन सा डी बाद में आ रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ये आता है तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, समझ रहे हो। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाई स्पिन, इसी को हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है यहाँ पे। सर स्क्वायर पिरामिडल की एक बार शेप बना दीजिए। C4 कोऑर्डिनेशन ऑफ 4, ओके ठीक है, 1 सेकेंड में बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये है, ठीक है, देख लो। सर हाँ बोलो। सर जहाँ भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ पे हाई स्पिन होगा ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही जानना है अभी आपके लिए, समझ रहे हो। ठीक है सर। ऑलवेज। हाँ ऑलवेज होगा, एक्सेप्शन छोड़ के, एक्सेप्शन मैं कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं एक्सेप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। आईपेक में भी मैंने एक्सेप्शन ही लिया था, याद है आपको, 5-6 जो कराया था मैं, 4-5, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, बोलो आगे चले हम लोग, यस सर। ठीक है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल, जस्ट एक बॉन्ड हटा दो बस आपको, है ना। मान लो यहाँ पे लिगेंड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, समझ गए। ओके सर। अब चलते जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है बताओ, दो हो सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितने हो सकते हैं हमारे, बोलो। 2, कौन कौन से। sp3d2। यस, sp3d2 और d2sp3। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जो मैं VBT पे आपको क्वेश्चन शेयर किया हूँ उस सभी क्वेश्चन को कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। सब इसी पे, आउटर, इनर, मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन, हाई स्पिन, लो स्पिन, ज्योमेट्री, है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई स्पिन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल,
इनर ऑर्बिटल, है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लो स्पिन। क्या बोलेंगे हम लोग, लो स्पिन। इसका ज्योमेट्री बताओ अब। ऑक्टाहेड्रल। दोनों में ऑक्टाहेड्रल होगा, याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दोनों ही केस में, समझ गए। अब यहाँ पे बताओ कौन सा डी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी डी सेम सेम यूज होगा, ठीक है। जैसे NS प्लस NPX प्लस NPY प्लस NPZ प्लस प्लस हो जाएगा आपका NDZ² प्लस NDZ² माइनस Y²। तो यही डी कौन सा यूज हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको, है ना, यही चीज। ये तो आप बता सकते हो एन और पी में, कोई दिक्कत नहीं हुई, मेन दिक्कत याद होना चाहिए डी वाले, कौन सी डी हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सर ये कौन सा यूज कैसे होगा, पता चला कि इसमें दो तरह के ऑर्बिटल यूज होंगे? क्योंकि ओरिएंटेशन से ओवरलैपिंग होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ना, पता है कि नहीं। सर ये जनरल इक्वेशन में याद करनी होती है, हमें ऐसे पता लग जाता किसमें, जनरल इक्वेशन में, ये जनरल जो है, ये आपको बस डी याद रखना होगा, डी जो है हमारा, जो डी है, D x² - y² यूज हो रहा है, DZ² यूज हो रहा है, बस डी आपको यही ये सब ध्यान है। यूज हुआ है, मतलब और हाँ, बाकी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं, अभी तक यही दोनों यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। है। ओके सर। DXY DYZ DZX यूज नहीं होगा, जितने हमारे सिलेबस में उतने में तो यही यूज होगा, है ना। और यहाँ पे जो है NDZ² प्लस NDX² माइनस Y² प्लस NS प्लस NPX प्लस NPY प्लस NPZ, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखना, इसमें डी सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्री सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, दोनों ही सेम होता है, दिक्कत है नहीं इसमें। इसमें बस याद रखना इनर ऑर्बिटल लो स्पिन और आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन, बस, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, यस। है ना। 7 भी है क्या सर? नहीं, 7 पढ़ना ही नहीं है हम लोग, 7 होगा तो कितना हो, क्या होगा? वो पढ़ना ही नहीं है, होगा ही नहीं, होगा तो नहीं। पढ़ना ही नहीं है। डी बढ़ता चल जाएगा, जैसे SP3 D2 है तो D3 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, चलते चला जाएगा वो आगे, डी के आगे। ओके सर। ठीक है, डी कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, तो 5 तक जाएगा वो, SP3D5 तक जाएगा, फिर F आएगा, A14 तक जाएगा, समझ गए। नहीं, D10 होते हैं ना? डी ऑर्बिटल आपके कितने होते हैं, डी जो है, डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 4 5 ही ना, 1 2 3 4, यस सर। 1 2 3 4 5, 5 ही होगा ना, तो 5 ही तक जा सकते हो ना आप। एस में 1 होता है, पी में 3 होता है, इसीलिए 3P, समझ गए। और F में 7 होता है। तो 7 तक जाएगा, ओके सर। ठीक है, उतना कोई पूछेगा ही नहीं आपसे, है ना। अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, लिखो अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन number of unpaired electron is equals to the number of unpaired electron present in the central atom सेंट्रल एटम में ही चेक करते हैं ना हम लोग, कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, याद है। प्लस, ये एक्सेप्शन है, कभी कभी पूछ सकता है, नहीं भी पूछेगा, प्लस नंबर ऑफ, इसीलिए मैंने अलग कलर से लिख रहा हूँ, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड। लिगेंड में भी कभी कभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो नोट में लिखना, जनरली होता नहीं है, यहाँ पे लिखो नोट में, सर अनपेड के बाद आपने क्या लिखा है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है इन लिगेंड। सर थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा सरफेस को ऊपर। नोट में लिखो, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि, लिखो यूजुअली अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं लिगेंड में नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है, कहीं कभी कभी बाई चांस, है ना। यूजुअली अनपेयर्ड, यूजुअली लिखो, यूजुअली लिगेंड, यूजुअली ligands are having paired paired इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट 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 कौन कौन से देखो, अगर लिगेंड हमारा O2 हो जाए, NO हो जाए एंड NO2 माइनस हो जाए, अगर ये प्रेजेंट है तीनों, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उस केस में हम लोग ऐड करेंगे, तो O2 में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना 2, NO में होते हैं 1 और O2 माइनस में भी होते हैं हमारे 1। क्लियर है। अगर ये 3 लिगेंड प्रेजेंट है तब आप लिगेंड का कंसीडर करना, ये क्या है हमारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन है, याद रखना अगर प्रेजेंट हो तो, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट? मतलब सर इन्हें छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे सभी में। हाँ, लिगेंड में 95 97% तक सब पेयर्ड होते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देके थोड़ा समझा दीजिएगा इसे। कौन सा, ये वाला, ये जहाँ प्रेजेंट होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड करेंगे। सर इसका एग्जाम्पल देखें। इलेक्ट्रॉन किसके फाइंड करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम के कंपाउंड। हाँ, वो जब और हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना, तो वहां पे हम लोग फाइंड करेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करेंगे, हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी फाइंड करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी भी फाइंड करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी भी फाइंड करेंगे। समझ रहे हो आप, सभी चीजें फाइंड होगा, तो अभी के लिए बस ध्यान रखो ये चीजें होगी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करोगे। समझ रहे हो आप, अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जब एग्जाम्पल होगा तो वहां पे 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, एक कॉम्प्लेक्स देके, एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब ये बताओ इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर पूछा जाए कि लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, ये कैसे बताओगे आप, सब चीजें कैसे बता रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन पे ही ना बता रहे हो ना आप। तो वहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में, ऑर्बिटल के हेल्प करके, डी ऑर्बिटल लेंगे, एस लेंगे, पी लेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो पेयरिंग कराएंगे, इनर डी का यूज होगा। तो अभी के लिए बस ध्यान रखो, अगर ये प्रेजेंट होगा क्वेश्चन में, तो आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब फाइंड करोगे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए, उस समय आपको बस ऐड कर देना होगा। मान लो कि आपने सेंट्रल एटम का अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाला 2 है, और वहां पे O2 भी प्रेजेंट है लिगेंड में, तो 2 + 2 4 कर देना, 4 करके मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करोगे, है ना, समझ गए। सर एक बार ऊपर करना थोड़ा। सर इस पर एग्जाम्पल करेंगे हम। किस पे? यही सर एकदम, आपने तो लिखा। अगर O2 प्रेजेंट होता है एग्जांपल में तो ऐड कर दें, सिंपल सा है, अगर O2 होगा तो ऐड करना अनपेयर इलेक्ट्रॉन के समय, अनपेयर और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो सर क्या फिर क्या ऐड करेंगे, पेयर या अनपेयर? कुछ नहीं करेंगे। 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके सिलेबस में 98 99% तक मेटल का ही लेंगे हम लोग, समझ गए आप, 99% तक केवल मेटल का चेक करें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सर ये सब तो नॉन मेटल होगा ना, ऑक्सीजन। ये लिगेंड है, ये सभी लिगेंड है सर, एनओ में ओके। O एंड N दोनों में, नहीं नहीं नहीं, एनओ पूरा एनओ। अच्छा, सीएफटी जब पढ़ोगे तब वहां पता चलेगा, सीएफटी का जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एमओटी, एमओटी पढ़े हो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में, यस सर।
तो वहां पे चिराग अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, समझ रहे क्या हैं? सर? हाँ, तो वहां पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा जब वन करेंगे ना, प्लस स्टार वन ऐसे ना सर? हाँ, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, 2px, तो वहां पे हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि वहां पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे एमओटी लेवल पे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, एनओ में, O2 सर ये तो में। केमिकल बॉन्डिंग में है ना? हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर थोड़ी है, दोनों एक ही है ओके सर। सर वो कब स्टार्ट होगा? अभी नहीं? ना। वो सेकेंड पार्ट होता है। 11th में है ना वो तो? हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है सेकेंड पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, याद रखना आप लोग, ठीक है? आगे चले किसी को डाउट तो नहीं है ना? चिराग, चिराग हम लोग एमओटी से फाइंड करते हैं, ऐसे सिंगल नहीं बता सकते हो आप, ठीक है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग फाइंड करते हैं, है ना? ये चीजें इसीलिए मैंने बता दिया, बस ध्यान रखना है, तीन ही तो याद रखना है। अगर आपसे पूछा गया तब, वैसे नहीं पूछा जाएगा, 99% नहीं पूछा जाएगा। अगर ये जब देगा तो नहीं पूछेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? हम लोग थोड़ा सा लेवल, हल्का सा लेवल अप किए हैं, सो दैट अगर क्वेश्चन कोई हार्ड आ जाए, थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए, तो आप लोग कर लो, समझ रहे हो? आगे चले हम लोग, है ना? यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, है ना? सपोज करो अगर कॉम्प्लेक्स में, if the complex contains अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक होगा, है ना? कंटेन्स अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, then then it is paramagnetic paramagnetic in nature। तो जो मैं नोट्स में लिखा रहा हूँ ना, नोट्स एक बार पढ़ के, जो मैं क्वेश्चन भेजा हूँ आप लोग के पास, उसे प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, है ना? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल के बाद सीएफटी में मूव करेंगे। इफ द कॉम्प्लेक्स if the complex contain contain paired electron then it is diamagnetic। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। उसे हम लोग डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है? ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, क्या अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक, है ना? क्लियर है सबको, यस है सर। ना? ठीक है, अब देखो आप लोग, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि मैग्नेटिक मोमेंट, है ना? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? लिखो, इट इज यूज्ड टू फाइंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं यहाँ से, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एंड, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय म्यू एस इज इक्वल टू रूट एन इंटू n+2। तो यहाँ पे n क्या है? n बोलो, n किसी को आइडिया है? n इज, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड यस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्लियर है? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, bm, है ना? यूनिट होता है bm, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट सर का ये यूनिट होता है माइक्रो एस लिखा है आपने? सर बीएम। म्यू, म्यू म्यू, माइक्रो नहीं, म्यू।
ठीक है। सर म्यू एस क्या है? म्यू एस का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, एस लिखा हुआ। हाँ, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू एस से, ठीक है। बी यहाँ पे है बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेट्रॉन। सर इसकी तो वैल्यू भी होती है बोर मैग्नेटॉन की, तो इसे यूनिट क्यों माना है? सर 9.27 होती थी ना, कुछ पता नहीं क्या होती थी। ये ओ जो है ना, वो फिजिक्स के लिए है, यहाँ पे के लिए नहीं है वो सब चीजें, ठीक है। आप जो बता रहे हो ना वहाँ पे होता है, केमिस्ट्री में इसमें फॉर्मूला ये ये होता है। हम इसमें यूनिट लेंगे बीएम को, हम्म, फिजिक्स में उसमें वैल्यू यूज करते हैं। हम्म, ओके सर। ठीक है, क्लियर है। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, एनीवन, है ना। नो सर। अब देखो आप लोग, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये है हमारा ई एन। क्या होता है ई एन? ई डॉट एन, ई एन बोलते हैं, या आप बोलो इसे हम लोग बोलते हैं सिडविक। क्या बोलते हैं हम लोग? सिडविक रूल, है ना, सिग्विक, सिग्विक, सिग्विक रूल, ठीक है। ईएन क्या है? ईएन का फुल फॉर्म बताओ कोई, एनीवन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यस, ईएन होता है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर सेड्यू की स्पेलिंग क्या है? SIGWICKS, सिग्विक, सिग्विक बोलते हैं, सिग्विक रूल, है ना। सर ये तो लास्ट टॉपिक है? हाँ, इसके बाद जो है हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम सभी चीज कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए मैं एक बार सब टॉपिक जो है छोटा छोटा कवर कर लिया। उसी में हम लोग ईएन भी कैलकुलेट करेंगे, उसी में मैग्नेटॉन भी ऐड फाइंड करेंगे सेम कॉम्प्लेक्स में, उसी में बताएंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सब चीजें जो भी मैं अभी पढ़ाया हूँ सब एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे वहां पे आप लोग, ठीक है। तो ईएन का जो है फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ईएन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू, नंबर इंटू टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग द ईएन। ईएन क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये होता क्या था देखो, इनटू टू किस में है? ऑक्सीडेशन प्लस कोऑर्डिनेशन का, या ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर का दो गुना? कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। ओके सर। दोनों का नहीं है, ऐसे कर लो, ठीक है, फाइन। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ईएन फाइंड कैसे करते हैं। देखो सिग्विक ने जब ये रूल बताया था, ये रूल वैलिड था केवल कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। तो सिग्विक ने देखा कि जिसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट और नेक्स्ट एटॉमिक नंबर जो है नोबल गैस के बराबर हो रहा है सेंट्रल एटम का, वो कॉम्प्लेक्स जो है ज्यादा ही स्टेबल पाए जा रहे थे। तो ये रूल जो है केवल वैलिड था किसके लिए? कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होगा उसी के लिए। तो लिखो यहाँ पे नोट में, दिस रूल, दिस रूल इज नॉट valid, this rule is not valid for for all complex, for all complex, and must be valid for, must be valid for carbonyl compound या कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि उसमें कार्बोनिल प्रेजेंट होंगे, जैसे कार्बोनिल, सीओ प्रेजेंट होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए ये रूल वैलिड है, अभी भी वैलिड है। सर ये तो वो लिखो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला क्या बता रहे थे, एक बार दोबारा बता दीजिएगा। कौन सा। वो जो स्टेबिलिटी वाला बता रहे थे कि जितनी बार। हाँ, वो वो मैं लिखवा रहा हूँ अभी, है ना। लिखो यहाँ पे
एज पर रूल, एज पर रूल, एन ऑफ, एन समझ रहे हो ना आप, एन ऑफ सेंट्रल एटम, एन वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे, एन ऑफ सेंट्रल एटम, एज पर रूल मतलब? ये रूल सिग्विक रूल, ओके सर। ये रूल था ना, सिग्विक ने रूल दिया था, और सिग्विक ने बताया कि जिसका ईएन वैल्यू नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के बराबर आएगा ना, मेटल का, सेंट्रल मेटल का और आयन का, वो कॉम्प्लेक्स जो होंगे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी उनकी, अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे से तो। ठीक है, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल्स टू, द एटॉमिक नंबर, atomic number, atomic number of the next next noble gas, next noble gas are found to be, are found to be extra stable, एक्स्ट्रा स्टेबल पाए गए हैं उस, वो कॉम्प्लेक्स है ना, जिनकी ईएन वैल्यू क्या है, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया, वो कॉम्प्लेक्स क्या थे, ज्यादा स्टेबल पाए गए थे। और ये सही भी है, अभी भी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए सही है अभी भी, ठीक है। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो भी था, ये रूल जो है अभी भी वैलिड है। ये रूल ठीक आया है, कैसे? ये रूल सिग्विक ने एक्सपेरिमेंट करा होगा। ठीक है, मतलब सर अगर हमें 4 कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हो और हमें बताना हो कि इनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो हम इस रूल का इस्तेमाल करके देख लें कि हाँ, ई निकाल के। ईएन चारों चारों कॉम्प्लेक्स का। हाँ सर, ठीक है, सेंट्रल का ही मतलब। सर ये केवल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड होगा, हाँ, जरूरी नहीं है ना ये तो? अगर ये किसी में एक नहीं जरूरी है, कार्बोनिल, नहीं सर, एक जरूरी। पूछ रहा हूँ कि अगर किसी में एक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दे दिया और एक में नहीं दिया है, तो हम उस तो स्टेबिलिटी कार्बोनिल की ज्यादा हो जाएगी, जिसमें नहीं दिया उसकी लो नहीं हो नहीं, जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। इसने ऐसे नहीं? बोला कि अगर आपने ईएन फाइंड करा, ये रूल जो है आपको कार्बोनिल में ही कंपेयर कराएगा, और किसी से नहीं कंपेयर कर सकते? नहीं कराएगा ना, क्योंकि वैलिड ही नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओके सर। दिस रूल इज नॉट वैलिड। उस समय लोग वैलिड करते थे, अब नहीं होता है। बट मस्ट बी वैलिड फॉर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, अगर सीओ प्रेजेंट है उसके लिए होगा। ठीक है, हम लोग भैया एक्स क्या चीज है, एक्स क्या है? एक्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ लिगेंड है, एक्स लिख लो यहाँ पे, एक्स हमारा है नंबर ऑफ लिगेंड कितना प्रेजेंट है, या एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो सकता है ना, कार्बोनिल कितना प्रेजेंट है, 4 है, 5 है, 6 है, कितना है ना, समझ गया। यस। अब देखो, अब हमारा लास्ट है, और देखो, जैसे किसी ने बोल रहा था ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, याद है स्टार्टिंग में ही, है ना, तो उसके वो भी लिख लो अभी, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of a strong field ligand, a strong field ligand, pairing of electron occur, pairing of electron occurs, है ना, पेयरिंग होगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं, डोनर याद रखना, अगर कार्बन डोनर है लिगेंड, कार्बन डोनर, कार्बन डोनर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, जैसे आप देख सकते हो Cn जो है, Cn- CO, है ना, और हमारा होता है कि नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर का मतलब हो गया जैसे NH3, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये प्रेजेंट होंगे सेंट्रल मेटल के साथ, तो पेयरिंग होगा। पेयरिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। ठीक है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड ligand,
पेयरिंग विल नॉट अकर जनरली, पेयरिंग विल नॉट अकर, ठीक है, पेयरिंग विल नॉट अकर जनरली, याद रखना। क्योंकि जैसे 4D 5D जैसे ही आते हैं ना मेटल 5D वाले, वहां पे वीक या स्ट्रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है, वो मैं बताऊंगा लास्ट क्लास CFT जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। वहां पे वीक या स्ट्रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है, पेयरिंग होगा तो होगा, ठीक है। सर एक बार दोबारा से दोनों रिपीट कर दीजिएगा। देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होते, ठीक है। नो नो चिराग, यहाँ पे वैल्यू से लेना देना नहीं है। EN वैल्यू जो होगा, जो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होना चाहिए। जैसे 36 हो गया, 18 हो गया, 54 हो गया, एटॉमिक नंबर है ना चिराग, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। सर एक बार दोनों रिपीट कर दीजिए पॉइंट। देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर पेयरिंग होगा, ठीक है। पेयरिंग कैसे होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर ऐसे देखना चाहो तो यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चल गया, ये यहाँ चल गया। बट अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, जैसे है वैसे ही रहेगा, समझ गए, पेयरिंग नहीं होगा ओके सर। जनरली। अगर यही 5D 4D वाले प्रेजेंट हो गए मेटल, जैसे प्लेटिनम, पैडियम, प्लेटिनम, है ना, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सर एक बार ये दोबारा बोलना, ये जो अपनी लाइन बोली थी। ये मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास CFT में, ठीक है। अभी के लिए बस ध्यान रखना, क्योंकि इसी बेसिस पे मैं एग्जांपल कराऊंगा कल, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया वीक फील्ड के बारे में, समझ गए। तो वहां पे मैं लिखवा दूंगा नोट में कि अगर 4D 5D मेटल प्रेजेंट हो तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता वहां पे फिर, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बताया सर क्योंकि इसमें पेयरिंग होती होती होगी। हमेशा होगा पेयरिंग, क्योंकि एग्जाम्पल जब कराऊंगा मैं वहाँ पे पेयरिंग करूंगा, फिर पूछने लगोगे सर यहाँ पे कैसे क्यों पेयरिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं जो चीजें एग्जाम्पल में कराने वाला हूँ मैं अभी बता दिया पूरा, है ना। पेयरिंग विल नॉट ऑकर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डोनर, कौन कौन से डोनर होते हैं जो वीक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन डोनर जो होगा, ऑक्सीजन डोनर वीक होता है, जैसे OH- ले लो, वाटर ले लो, ये सभी क्या है, वीक लिगेंड है, वीक कमजोर है। या हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर जैसे फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, Br ले लो, है ना, आई, है ना, ये सभी क्या है, वीक फील्ड वीक। लिगेंड है। बट एक ऑर्डर लिखवा दे रहा हूँ आपको, ध्यान रखना सभी लोग, सभी लोग लिखना ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर जो आज का सर एक बार क्लास, फिक्स करना। ओके सर। ठीक है। हम्म, अभी देखो ऑर्डर लिख लो, और ऑर्डर ध्यान रखना जो मैं अभी आज पढ़ाया हूँ ना मैं, नेक्स्ट क्लास में सबका एप्लीकेशन होने वाला है। फिर वहां ना बोलना सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या था, क्यों पेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों जा रहा है, ये तो वायलेट हो रहा है हंस रूल, हंस रूल वायलेट होगा, ठीक है, पहले बता दिया मैंने। ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ लिगेंड, ये ऑर्डर कैसे फाइंड किया गया है, एक्सपेरिमेंटली। तो जो भी चीज केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटली होती है ना उसको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग वीक, ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है, ठीक है। तो लिखो, सबसे कम होगा आई का, I-, फिर होगा अपना Br-, ठीक है, फिर ACN-, ये सभी लिगेंड है, Cl-, है ना, फिर आएगा हमारा H2-, N3-, F-, फिर है NO3-, फिर है हमारा OH-, फिर है SO4 2-, फिर है हमारा C2O4 2-, O2-, है ना, हमारा यहाँ पे आया वाटर, है ना, वाटर हुआ, फिर आता है हमारा
NC माइनस, है ना। फिर होगा हमारा EDTA 4 माइनस, हेक्साडेंटेट लिगेंड याद है ना। फिर है हमारा NH3 pyridine, इथाइलिन डाइमीन, बाईपिरिडीन BPY बाईपिरिडीन, NO2 माइनस। फिर है हमारा PR3, फिर है CH3, फिर है हमारा सर CN। PR3 को क्या बोला आपने? कोई भी फास्फोरस और अल्काइल ग्रुप है, समझ गए। फास्फोरस के साथ अल्काइल ग्रुप, R क्या है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सर एनसी के बगल में क्या लिखे हो आप? NC कहाँ पे ऊपर? अच्छा यस सर, EDTA 4 माइनस। सर N3 माइनस होगा या N3 का चार्ज 3 माइनस होगा? कहाँ पे? सर जो 7वें नंबर पे लिखा, 6ठे नंबर पे लिखा हुआ है, N3 माइनस है मतलब N का चार्ज 3 माइनस नहीं होगा? ना। ओके ये सर। जो ऑर्डर ध्यान रखो। और एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पे, वाटर से लेके ये जो भी पीछे हैं सभी क्या है, वीक है। ये सभी क्या है याद रखना, मैंने व्हाइट डॉट से बॉक्स बना दे रहा हूँ, ये सभी वीक हैं। वाटर को इंक्लूड करके कह रहे हो ना? हाँ हाँ, वाटर भी वीक है। ये सभी क्या है, वीक। कैसे वीक होगा ये? कैसे? एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, मैंने पहले बोल दिया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। ओके, और सर NO3 पर कोई चार्ज है? NO3 माइनस होगा, ठीक है, NO3 माइनस है। 8वें नंबर पे ओके हाँ, सर। NO3 माइनस है। और ये एनसीईआरटी में तो मतलब कम है, इससे आपने ज्यादा लिखा दी, तो कौन सी वाली याद करनी है? NCERT वाली देखना है ना, ये भी देख लेना हल्का सा। वैसे में मैंने हाँ। ट्रिक बता ही दिया है ना, ऊपर ट्रिक बताया था ना, डोनर देखना है आपको, वो ट्रिक ही था, समझ गया। तो ये एक सभी बार क्या है, दोबारा सर रिपीट कर दीजिएगा। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, ये वीक लिगेंड है। और इस ऑर्डर पे भी पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन, मेंस में। और ये डोनर बता दिया ना मैंने, डोनर से पकड़ सकते हो आप लोग। वीक कौन होगा? वीक लिगेंड जो ऑक्सीजन डोनर हो, हाइड्रोजन डोनर हो। स्ट्रॉन्ग कौन होगा? कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाले। तो ऐसे ट्रिक से आप ध्यान ओके रख सर। सकते हो, ठीक है ना। सर हाँ मैंने बोलो। सुना एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर होते हैं वैसे वीक होते हैं, लेकिन किसी मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट कर जाते हैं। हाँ, तो वही तो बता रहा है ना मैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो भी डी 4D और 5D के साथ आएंगे ना, सभी स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ सर, वो तो बता। एक्सेप्शन नहीं होता है, वो बिहेव करने लगते हैं। प्लेटिनम प्लेटिनम के साथ आएंगे ना, प्लेटिनम प्लेडियम के साथ जब भी आएंगे लिगेंड, सभी स्ट्रांग की तरह बिहेव करते हैं, ओके सर। बिहेव करने लगते हैं ना। अब देखो, और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो एटलीस्ट ये याद रखना, कार्बन डोनर सबसे ज्यादा, फिर आता है हमारा फास्फोरस डोनर, ठीक है, फिर आता है हमारा नाइट्रोजन डोनर, ठीक है, फिर आते हैं हमारे ऑक्सीजन डोनर, फिर आते हैं आपके सल्फर डोनर, और फिर लास्ट में हमारा आता है हाइड्रोजन डोनर, ठीक है। तो इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है? फर्स्ट थ्री स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है। ये लास्ट थ्री क्या है, वीक है। ये क्या है हमारा, वीक, वीक लिगेंड। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फाइन। तो ये जो भी मैं आज अभी पढ़ाया आप लोगों को, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग अच्छे से कल पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, है ना। एंड हो गई क्लास? हम्म। तो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल होगा इस पे, इसी पे, उसके बाद हम लोग सेफ्टी में मूव करेंगे, और कुछ एक्सेप्शन एग्जाम्पल होगा, वो भी कवर कर लेंगे। और आपको पे ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया है मैंने PPT पे, तो सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो आप, है ना। सर ये नोट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस। तो सभी लोग जो PPT में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, तो कर लेना सभी लोग, ओके।
करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। फिर ऑलरेडी मैंने भेज दिया पीपीटी पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे ऑलरेडी मैं क्वेश्चन भेज चुका हूँ सभी को, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स मीट night, इन sir. द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।